हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिंकू राजपूत और आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा बेसिक ऑफ मैकेनिकल। बेसिकली आपका एक टॉपिक है, बेसिक ऑफ मैकेनिकल आपका एक सब्जेक्ट है, बेसिक एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपकी जो बुक है ये आपकी दो भागों में डिवाइडेड है, जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सेकेंड पार्ट इज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल। इसका जो पहला पार्ट है बेसिक ऑफ मैकेनिकल, उसे मैं पढ़ाऊँगा। ये जो आपका सब्जेक्ट है ये सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपका ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ये पूरा इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी ये इसका पूरा सिलेबस है आपका। बेसिकली इस बुक में यानी इस सब्जेक्ट में आपकी 3 यूनिट है। फर्स्ट वन है आपकी थर्मल एनर्जी, सेकेंड वन आपकी मशीन कंपोनेंट एंड थर्ड वन आपकी लुब्रिकेशन। अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट डिटेल में अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आगे से नेक्स्ट आपकी क्लासेस कंटिन्यूसली चलेगी। और अगर आपको क्लासेस कंटिन्यूसली चाहिए तो ये यूट्यूब चैनल है मेरा, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करके रखें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी जो भी वीडियो है उनका लिंक आप पे पहुँच जाए। पहले यूनिट है आपकी थर्मल एनर्जी। इसमें आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 सोर्स ऑफ एनर्जी एंड चैप्टर 2 फ्यूल एंड कम्बशन। पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आपके जो टॉपिक है पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मो जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, यानी थर्मल माने हीट यानी ऊर्जा। इसमें से हमको ऊर्जा की स्टडी करनी है, यानी ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होती है, केवल हमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या रहता है, सराउंडिंग क्या रहता है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा समझाऊंगा। नेक्स्ट आपका क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम ये आपके टेम्परेचर या ऊष्मा के ऊपर डिफाइन रहते हैं। यदि किसी सिस्टम से ऊष्मा बाहर चली जाए परंतु उसका मास ना जाए, वो आपका क्लोज, और ऊष्मा और मास दोनों चले जाए वो आपका ओपन। और ये दोनों सिस्टम जहाँ पे होते हैं, दोनों मिला के जो सिस्टम बनता है वो आइसोलेटेड। और पूरा डिटेल में हम जब पढ़ेंगे आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा फॉर एग्जाम, ठीक। नेक्स्ट है आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली आपके थर्मोडायनेमिक्स में आपके 4 लॉ ने। सबसे पहले होना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपके सिलेबस में 3 लॉ नहीं है, सिर्फ एक लॉ के आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या रहता है, यदि आपकी कोई दो बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में जैसे फॉर एग्जांपल समझें, अगर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है और इसका 40 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब इसका टेम्परेचर 45 हो जाएगा और इसका टेम्परेचर 45 हो जाएगा। 45 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन दोनों बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यदि ये दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम यानी समान तापमान पर है, यदि इन दोनों बॉडियों को एक तीसरी बॉडी से मिलाया जाए, बॉडी सी से जोड़ दिया जाए, तो फिर इन तीनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, समान। अगर इसका 40 डिग्री है, इसका 40 डिग्री है, इसका भी 40 डिग्री होगा, ये कहलाता है आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल फॉर्म। बेसिकली जो आपकी एनर्जी रहती है वो 2 टाइप की रहती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब पुराने समय से यूज करते हुए जो हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं वो वाली, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी जिसका हम लेटेस्ट यूज करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट आपके यानी ऊष्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है वो मेथड है। पहला है थर्मल, यानी थर्मल पावर प्लांट या फिर कोयले को बर्न करके बॉयलर में स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस स्टीम को टरबाइन पे डालकर टरबाइन को रन किया जाता है, फिर अल्टरनेटर की मदद से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रो, यानी आपके जो डैम बने रहते हैं नदियों के ऊपर, हाइड्रो पावर प्लांट
वाइंड पावर प्लांट जो आपकी पवन चक्की है। नेक्स्ट है आपकी सोलर पावर प्लांट जो सोलर एनर्जी से चलते हैं। इसी में आपके 2-3 हो रहे हैं आगे। पहला है नेक्स्ट है ज्वार वाटर पावर प्लांट, उससे आगे न्यूक्लियर पावर प्लांट और नेक्स्ट है आपका जियोथर्मल पावर प्लांट। ये सारी चीजें पावर प्लांट है, इन्हें हम स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज सीक्वेंस में, ठीक है। बेसिकली पावर प्लांट का यूज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सभी पावर प्लांट में एक चीज कॉमन रहती है कि आपको टरबाइन को रन कराना है, चाहे आप कैसे भी कराइए। टरबाइन को स्टीम के द्वारा, प्रेशर एनर्जी के द्वारा, जियोथर्मल एनर्जी के द्वारा, विंड यानी वायु के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के द्वारा, कैसे भी अगर आप टरबाइन को रन कर देंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, बचपन में देखा होगा एक मोटर आती थी रेडियो में इतनी, ठीक है। अगर आप उस मोटर को, जैसे आपने देखा होगा खिलौने जो सेल से चलते हैं उनमें लाइट जलती है, अगर आप उसके पहिए को बैक साइड को निकालते हैं, अगर पहिए को घुमा दें तब भी लाइट जलेगी। तो जो आपकी जो मोटर होती है वो अल्टरनेटर यानी डायनेमो का काम करती है। अगर आप उसे घुमा देंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और ये प्रिंसिपल आपका इन सभी पावर प्लांट में वर्क करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर फ्यूल एंड कंबशन। फ्यूल यानी ईंधन, कंबशन यानी दहन। पहला है टाइप्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल। टाइप्स यानी फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली आपके 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये अलग हुआ। फिर एक और रहते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो फ्यूल जिन्हें हम पुराने समय से यूज कर रहे हैं, जैसे आपकी लकड़ी और कोयला, और नॉन कन्वेंशनल वो फ्यूल जिन्हें हम अभी लेटेस्ट यूज करना सीखे हैं, फॉर एग्जाम्पल CNG, LPG, गूगल, ठीक है। नेक्स्ट है कंबशन इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक इक्वेशन बनती है, आपको पूरा डिटेल में जब पढ़ाएंगे शॉर्ट में बता देना कि कंबशन इक्वेशन क्या रहती है कि किसी फ्यूल को प्रॉपर यानी कंप्लीट रूप से बर्न होने के लिए उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, सल्फर की कितनी होनी चाहिए एंड हाइड्रोजन की कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लैश, सॉलिडिफिकेशन एवं फ्लैश पॉइंट। यानी इसमें जो आपके फ्यूल के जो पॉइंट होते हैं सॉलिडिफिकेशन पे कब जलेगा और फ्लेम पे कब जलेगा, ये सारे के बारे में हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी में आ जाती है आपकी विस्कोसिटी एंड नॉकिंग। इसमें एक लगे नॉकिंग। ये किसी फ्यूल की प्रॉपर्टी होती है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी एंड नॉकिंग। ये आपकी पहली यूनिट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर सेकंड यूनिट के बारे में भी मैं बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सेकंड यूनिट है आपकी मशीन एंड कंपोनेंट। मशीन एंड कंपोनेंट, मशीन कंपोनेंट यानी मशीन के अंदर जो भी कंपोनेंट यूज होती है। हमारी बॉडी क्या है, मशीन है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट है। जैसे मैं बात करूँ हमारी बॉडी के कंपोनेंट है लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, ये सभी क्या है हमारी बॉडी के कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को रन कराते हैं। ऐसे किसी मशीन को रन कराने के लिए उसके डिफरेंट कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है पिन, कॉर्डर एंड नकल जॉइंट। पिन क्या रहती है, दो शाफ्ट या दो जॉइंटों को जोड़ने के लिए हम पिन का यूज करते हैं। पिन क्या बनाती है आपका अस्थायी बंध यानी टेम्परेरी जॉइंट बनाती है। पिन क्या बनाती है, टेम्परेरी जॉइंट। जैसे दो शाफ्ट, एक शाफ्ट, मुझे दोनों शाफ्टों को जोड़ना है और फिर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम तक जोड़ना है, फिर मुझे उन्हें रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसे नट बोल्ट से कस दूंगा। नट बोल्ट यहाँ पे काम करेगा किसका, पिन का। अब जैसे मुझे जरूरत है तो ये तो आपके दोनों शाफ्ट जुड़ी रहेगी। जब मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नट बोल्ट को खोल दूंगा और दोनों शाफ्ट क्या हो जाएंगे, फ्रीली हो जाएंगे। इसीलिए इसे बोलते हैं टेम्परेरी जॉइंट। नेक्स्ट है आपका कॉर्डर। कॉर्डर को बोल्ट के ऊपर जो बोल्ट देगा वो बोल्ट को हम रिंच से जो खोलते हैं उसे बोलते हैं कॉर्डर। नेक्स्ट आपका नकल जॉइंट। नकल जॉइंट है दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए जो जॉइंट रहता है उसे नकल जॉइंट कहते हैं। ये जॉइंट किस तरीके का रहता है, ट्रैक्टर ट्रॉली का आपने जॉइंट देखा होगा। ट्रैक्टर का एक हिस्सा दूसरा हिस्सा ट्रॉली का, दोनों को जॉइंट करते हैं और उसे पिन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्योंकि पिन कहते हैं आपकी अस्थायी जॉइंट, अस्थायी बंध। और ट्रैक्टर ट्रॉली का जो जॉइंट होता है वो भी कैसा रहता है, अस्थायी, ठीक है। ट्रैक्टर ट्रॉली का जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं नकल जॉइंट। नेक्स्ट चैप्टर आपका की स्प्लाइन ऑफ शाफ्ट। की क्या रहती है, की ये लॉक वाली की नहीं है, चाबी वाली। यहाँ पे की है यानी युक्ति। किसी शाफ्ट के हब
किसी शाफ्ट और कुंजी के हब और बॉस के सापेक्ष गति, किसी शाफ्ट और कुंजी के, किसी शाफ्ट और पुली के हब और बॉस के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए हम कुंजी का यूज करते हैं। अभी मैं फिगर बनाऊंगा, जब आपको पढ़ाऊंगा फिगर के थ्रू आपको पूरा समझ में आएगा। बेसिकली आप ये समझो, किन्हीं दो रोटेशन मोशन के बीच में, जैसे एक मेरा रोटेशन एक ही है, इसके अंदर ये शाफ्ट मेरी घूम रही है इस तरीके से, इस शाफ्ट को रोकने के लिए मुझे लोहे की एक छड़ इसमें डाली जाती है, जो आपकी एक ब्रेक का काम करती है, उसे बोलते हैं की। नेक्स्ट है स्प्लाइन और शाफ्ट। शाफ्ट क्या रहती है? आपकी एक रॉड होती है, रॉड पे दांतेदार जो हिस्से ऐसे बने रहते हैं इस तरीके से। आपने सरिया देखी होगी, सरिया जो आपकी लेंटर डालते हैं, आपने देखा उसमें दांतेदार कहीं पे लाइनिंग बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार आपकी शाफ्ट में जो लाइनिंग बनी रहती है उसे बोलते हैं स्प्लाइन और शाफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका शाफ्ट। व्हाट इज द शाफ्ट? शाफ्ट का यूज किया जाता है एक जगह से पावर को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। जैसे आपने ट्रक के नीचे वाले हिस्से में एक लंबा सा डंडा देखा, लोहे की छड़ देखी होगी, उसे बोलते हैं हम शाफ्ट। ट्रक का इंजन कहाँ पे रहता है? आगे, और ट्रक का पहिया कौन सा मूव करता है? पीछे का। तो आगे के हिस्से से पावर को ट्रांसफर करने के लिए पीछे के पहिए के लिए हमें क्या चाहिए? आपकी शाफ्ट। ठीक, नेक्स्ट है आपका कपलिंग एंड क्लच। किन्हीं दो शाफ्टों को रन करा रहे हैं मुझे, एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट ये है। अगर ये मेरी रन कर रही है, ये घूम रही है, और मुझे इसे डायरेक्ट तो मैं घुमा नहीं सकता, तो इस शाफ्ट को और इस शाफ्ट को जोड़ने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम कपलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लच। क्लच क्या कहती है? जो आपकी शाफ्ट होती है, एक चालक शाफ्ट होती है, एक चलित शाफ्ट होती है। यानी एक शाफ्ट इंजन की शाफ्ट होती है और एक शाफ्ट वो जो कि आपके पहियों से कनेक्ट होती है। तो इन दोनों शाफ्टों को जोड़ने के लिए और उन्हें अलग करने के लिए आपका क्लच का उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बाइक आप चला के क्लच को आप पूरा दबा दीजिए और स्पीड दीजिए, आप देखना पहिया आपका रन नहीं करेगा, क्योंकि पहिए की शाफ्ट अभी कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपका इंजन हमेशा रन करेगा और ज़्यादा स्पीड से रन करेगा। जैसे आप क्लच को छोड़ते हो तो जो इंजन की शाफ्ट होती है वो आपके पहिए की शाफ्ट के साथ ज्वाइंट हो जाती है, जिससे कि आपकी पावर क्या हो जाती है? पीछे के पहिए में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका बेरिंग एंड टाइम। बेरिंग क्या है? किसी घुमाऊ शाफ्ट को, जो आपकी शाफ्ट बेरिंग देखा होगा आपने, पहिया देखा होगा, पहिए में बेरिंग लगी रहती है, वो क्या कहते हैं? किसी रोटेशन मोशन को सपोर्ट देने का काम करती है तथा दो मूवमेंटिंग एलिमेंट के बीच फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। जैसे गिल्ली के पहिए आपने देखे होंगे, आपने देखे होंगे जो आपके स्केल होते हैं गिल्ली के पहियों में, आपकी गोल गोल कंचे के आकार की जो गोलियां रहती है उसे बोलते हैं बेरिंग। एक आपकी फिक्स रहती है और नीचे वाला आपका मूवमेंट करता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ये क्या है? आपकी बेरिंग का एग्जाम्पल है। इन दोनों बेरिंग के बीच में आपका लुब्रिकेंट यानी ग्रीस भरा रहता है और ये हॉलो हिस्सा रहता है। इसमें कोई शाफ्ट, ऐसे शाफ्ट फंसा दी जाती है और ये हिस्सा आपका पूरे पहिए के बीच में रहता है, जिससे क्या कहती है? ये उस शाफ्ट को, रोटेटिंग शाफ्ट को क्या करती है? सपोर्ट या सहारा प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका गियर एंड टाइम। गियर क्या रहता है? गियर एक दांतेदार पहिया रहता है जिसके द्वारा पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, ये मेरा एक गियर है, ठीक है, इस शाफ्ट पे ये शाफ्ट है, ये गियर, ये दूसरी शाफ्ट है, ये शाफ्ट मेरी घूम रही है। इस शाफ्ट की पावर मुझे इस शाफ्ट में ट्रांसफर करनी है। तो एक तो मेथड ये कि कपलिंग में क्या रहता है? कपलिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, ये कपलिंग को केवल दो पैरेलल शाफ्ट कपलिंग यहाँ पे यूज की जाती है, ऊपर नीचे आपकी कपलिंग यूज नहीं की जाती, कपलिंग एक ही एक्सिस में यूज की जाती है। ठीक है, इस शाफ्ट के द्वारा मुझे इस शाफ्ट को रन कराना है नीचे पैरेलल, तो मैं क्या करूंगा? एक गियर सिस्टम यहाँ पे लगाऊंगा और ये दोनों गियर क्या हो जाएंगे? कनेक्टेड हो जाएंगे। दांतेदार पहिए रहते हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से आएगा। अगर ये गियर मेरा तो ये गियर मेरा, इसके द्वारा आपकी ये शाफ्ट क्या करेगी? रन करेगी। नेक्स्ट है, और फिर उसी गियर के टाइप्स पढ़ना है, ऐसे बेरिंग के अपने टाइप्स पढ़ना है। नेक्स्ट है स्प्रिंग एंड टाइप। स्प्रिंग क्या रहती है?
किसी भी शॉक्स को यानी झटके को एब्जॉर्ब करने के लिए हम स्प्रिंग का यूज करते हैं। जैसे आपने बाइक में देखा होगा, आप बाइक में पीछे पहिए में जैसे गड्ढा आता है तो शॉकर को आप क्या करते हैं, शॉक्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं। और आपके स्प्रिंग ना हो किसी भी एलिमेंट में या किसी भी ऑटो व्हीकल्स में, तो आपका ऑटो व्हीकल की जो शाफ्ट है और जो आप बैठे हो तो आपको ब्रेक हो जाएगी। जैसे मैं बाइक की बात करूँ, बाइक में अगर स्प्रिंग ना हो, आप बाइक को ले जा रहे हो, जैसे ही गड्ढा आता है या तो आपकी बाइक ब्रेक हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे की ओर उस पर प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि आपके फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांस है। फिर उसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, कंप्रेस यानी दबाने वाली स्प्रिंग और टेंशन स्प्रिंग, ये सारी स्प्रिंग हमें आगे पढ़नी है। थर्ड यूनिट और इस सिलेबस की यानी इस सब्जेक्ट की आपकी थर्ड यूनिट है लुब्रिकेशन। ठीक है, ये दोनों देख लो, एक बार देख लो आप। थर्ड यूनिट है आपकी लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन यानी लुब्रिकेशन क्या है, आपका किसी भी एलिमेंट को लुब्रिकेशन को पढ़ने से पहले आपको लुब्रिकेट मालूम होना चाहिए। लुब्रिकेट क्या, स्नेहक, किसी स्नेहक यानी किसी भी सापेक्ष गति में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसे स्नेहक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाइक में आप ऑयल डलवाते हैं, ठीक है, ऑयल क्यों डलवाते हैं, वहाँ पे ऑयल लुब्रिकेट का काम करता है। बाइक में क्या रहता है, आपके इंजन में आपके मूविंग कंपोनेंट होते हैं जैसे गियर, शाफ्ट, अगर वो एक के ऊपर एक रगड़े के, जैसे मैं हाथ को गर्म करूंगा तो हाथ मेरे जल्दी हीट हो जाएंगे। अगर मैं इन्हीं हाथ के बीच में ग्रीस या ऑयल डाल दूं तो मेरे हाथ आसानी से स्मूथली रिमूव होंगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगा। ऐसे लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है आपके टूल्स, आपके जितनी भी मशीन रहती है। ठीक, पहला आपका डिफरेंट लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी किसी भी चीज को लुब्रिकेंट यानी लुब्रिकेंट डालने के लिए कौन कौन से सिस्टम का यूज किया जाता है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ड्राई एंड वेट स्टम्प लुब्रिकेशन। एक आपका सूखा लुब्रिकेंट होता है और एक आपका गीला लुब्रिकेंट होता है। उन दोनों का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका ये लुब्रिकेंट एंड इट्स टाइप्स, वेरी लुब्रिकेंट क्या रहता है, किन्हीं दो मूविंग एलिमेंट के बीच फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जिस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। ये आपके 3 टाइप्स के रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड में आता है आपका ऑयल, सॉलिड सेमी सॉलिड में आएगा आपका ग्रीस, गैस में आपका एयर आ जाएगी और सॉलिड में, बिल्कुल सॉलिड में आता है आपका लैम्प। लैम्प जो आपने पेंसिल देखी है, पेंसिल में जो आप लगी रहती है उसे लैम्प बोलते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है, ये आप इसमें एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। और फिर आगे आप हमारी जो फ्यूचर में क्लासेज होगी उसमें मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके आए और सामने बैठे और अपने नोट्स प्रॉपर रूप से बनाते जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।